देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वक्त हो गया है राजधर्म का। राजधर्म में आज सबसे पहले बात उस ईरान की जहां अब तक का सबसे बड़ा आंदोलन हो रहा है। यह आंदोलन उस सुप्रीम लीडर के खिलाफ है जिसकी एक आवाज पर लोग जान देने और जान लेने के लिए उतावले रहते थे। आज वही आवाम उसे तानाशाह कह रही है और तख्ता पलट करने के लिए उतावली है। खामेनेई के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहा है तो वहीं खामेनेई की पुलिस प्रदर्शनकारियों पर गोली चला रही है। प्रदर्शनकारियों को सामने से गोली मारी जा रही है। पुलिस फायरिंग में 7 आंदोलनकारी मारे गए हैं, कईयों को गोली लगी है। तेहरान समेत ईरान के 50 शहर हिंसा की आग में जल रहे हैं। खामेनेई की पुलिस भी आंदोलनकारियों का शिकार बन रही है। हिंसा में सिक्योरिटी फोर्स के एक जवान की मौत हो गई। हर तरफ खामेनेई की विदाई के लिए आवाजें उठ रही हैं और रिजा पहलवी की वापसी की मांग गूंज गई है। पांच दिन से क्यों चल रहा है ईरान? खामेनेई की फोर्स क्यों ले रही जिन जी की जान? किस किस शहर पर विद्रोही छात्रों का कब्जा? क्या जेनजी पलटकर रखेंगे खामेनेई का तख्ता? ईरान में पिछले 5 दिनों से विद्रोह की आग जल रही। सड़कों पर विद्रोही छात्रों का कब्जा है। जेनजी ने खामेनेई की विदाई की शपथ ले ली है। इसके लिए वे सड़कों पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और खामेनेई की पुलिस उन पर गोली बरसा रही। प्रदर्शनकारियों पर पहले खामेनेई की खूंखारी फौज फायरिंग करती है, उन पर सामने से गोली बरसाती है और फिर देखते देखते आंदोलनकारियों पर टूट पड़ती है। तेहरान ही नहीं, दूसरे शहरों का भी यही हाल है। प्रदर्शनकारियों को देखते ही गोली मारी जा रही है। यह तस्वीर ईरान के हमादान शहर की है। देखिए, खामेनेई की कट्टरपंथी फौज प्रदर्शनकारियों को गोली मार रही है और ये सब सड़कों पर खुलेआम हो रहा है। कारों में बैठकर लोग इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं। खामेनेई की तानाशाही के खिलाफ जेनजी सड़क पर है। खामेनेई के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। इस दौरान पुलिस और जेनजी के बीच हिंसक झड़प हो रही है। एक तरफ खामेनेई की पुलिस है तो दूसरी तरफ पहलवी की वापसी की मांग करते जेनजी। खामेनेई पुलिस गोली चला रही तो प्रदर्शनकारी भी पत्थर फेंक कर अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। ईरान के लोर्देगान में खामेनेई की फोर्स और जेनजी के बीच भीषण झड़प। प्रदर्शनकारियों ने कई सरकारी इमारतों को फूंक दिया। ईरानी पुलिस के बिल्डिंग पर भी कब्जा कर लिया है। खामेनेई की पुलिस प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग कर रही है। इस वक्त गोलियों की आवाज से पूरा ईरान दहल रहा है, लेकिन प्रदर्शनकारी पीछे हटने को तैयार नहीं है।
यही हाल ईरान की मरवा दश्त शहर का है, जहां इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर के जवान प्रदर्शनकारियों पर गोली चला रहे हैं, उन्हें पीछे धकेलने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस की गोली से दर्जनों प्रदर्शनकारी अब तक मारे जा चुके हैं, सैकड़ों प्रदर्शनकारी घायल हैं। खामनेई की पुलिस हर हाल में विद्रोह की इस आग को दबाने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये आग बढ़ती ही जा रही है। ईरान में हर तरफ विद्रोह की आग है। जेनजी गुस्से में है, सड़कों पर गाड़ियों को फूंक रहे हैं। प्रदर्शनकारी हर हाल में ईरान से खामनेई की विदाई चाहते हैं। वे खामनेई को सत्ता से हटाना चाहते हैं। तेहरान से लेकर कुदाश्त तक ईरान जल रहा है। प्रदर्शनकारी पूरे शहर में आग लगा रहे हैं। वे खामनेई की तानाशाही से मुक्ति चाहते हैं। ईरान में विद्रोही छात्रों का गुस्सा 7वें आसमान पर है। विद्रोही पुलिस की गाड़ियों को जला रहे हैं। विद्रोही छात्रों के निशाने पर खामनेई की पुलिस भी है, जो छात्रों पर गोली चला रही है। इसलिए छात्र भी पुलिस के जवानों को आग के हवाले कर रहे हैं। चौक चौराहों पर आग लगाकर अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। यह तस्वीर तेहरान के जौमबहरी स्ट्रीट की है, जहां प्रदर्शनकारियों के सामने खामनेई की पुलिस बेबस नजर आ रही है। प्रदर्शनकारियों को रोकने में नाकाम साबित हो रही है। प्रदर्शनकारियों ने सुरक्षा बलों को पीछे धकेल दिया, उन पर पत्थर फेंके, पटाखों से हमले किए। पुलिस वालों को प्रदर्शनकारियों की संख्या को देखते हुए अंदाजा लग गया था कि ये जन सैलाब है और इसे रोकने का मतलब है हिंसा होगी। जेनजी को अब खामनेई की फोर्स का डर नहीं रह गया है, न ही ईरान की युवाओं को अपनी जान की फिक्र है। तभी तो तेहरान की सड़कों पर हथियार बंद पुलिस के सामने आवाज उठा रहे हैं, उन्हें रोक रहे हैं। ईरान में शहर शहर यही हाल है। सड़कों पर प्रदर्शनकारियों का हुजूम है, इनकलाब का नारा है, खामनेई और तानाशाही से आजादी का जुनून है। ईरान की जनता 47 सालों की तानाशाही से मुक्ति चाहती है, कमर तोड़ महंगाई से छुटकारा चाहती है। ईरान के लोग बिगड़ती अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना चाहते हैं, इसलिए वे रेजा पहलवी की वापसी चाहते हैं। 5 दिन पहले जो आंदोलन तेहरान यूनिवर्सिटी के एक छोटे से प्रोटेस्ट से शुरू हुआ था, अब वो देखते देखते पूरे ईरान को अपनी चपेट में ले लिया है। अब ये प्रोटेस्ट ईरान के 50 से ज्यादा शहरों तक पहुंच गया है। प्रदर्शनकारियों और पुलिस आमने सामने है। पुलिस का रास्ता रोकने के लिए प्रदर्शनकारियों ने ट्रैक्टर ट्रॉली से भरकर ईंटें लाई हैं, ताकि खामनेई की खूनी फोर्स उन तक न पहुंच सके और प्रदर्शनकारियों की जान न ले सके। ईरान की हालत नाजुक होती जा रही है। प्रदर्शनकारी पुलिस के सामने झुकने को तैयार नहीं है, तभी तो अब प्रदर्शनकारियों ने भी हथियार उठा लिए हैं।
खामनेई की दरिंदी फौज के सामने प्रदर्शनकारी झुकने को तैयार नहीं है। ईरानी फोर्स गोली चला रही है तो जवाब में विद्रोही छात्र पत्थर बरसा रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने लाली में कासिम सुलेमानी की प्रतिमा को जला दिया, उसे आग के हवाले कर दिया। लोरेस्टान प्रांत के कोदाश्त में भी प्रदर्शनकारी मूर्तियों को गिरा रहे हैं, जला रहे हैं और अपने गुस्से का इजहार कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों के निशाने पर कट्टरपंथियों की वो हर निशानी है जिससे तानाशाही की बू आती है, इसलिए उसे भी जला रहे हैं। प्रदर्शनकारियों के गुस्से को देखते हुए अब खामनेई सरकार भी बैकफुट पर आ गई है। ईरान के राष्ट्रपति ये मान रहे हैं कि इस प्रोटेस्ट के लिए उनकी सरकार जिम्मेदार है और यह खराब प्रबंधन का नतीजा है। आंतरिक मंत्री को निर्देश दे दिए गए हैं कि वे प्रदर्शनकारियों की ओर से तय किए गए प्रतिनिधियों से बात करें ताकि समस्याओं का हल करने और जिम्मेदारी से काम करने के लिए कदम उठाए जा सके। अगर लोग संतुष्ट हैं तो इसके लिए हम जिम्मेदार हैं, न कि संयुक्त राज्य अमेरिका या फिर कोई और। लोगों की समस्याओं को हल करना हमारी जिम्मेदारी है। हमारी असफलताएं खराब प्रबंधन का नतीजा हैं। दरअसल ईरानी राष्ट्रपति मसूद को यह अच्छी तरह से समझ आ गया है कि यह आंदोलन अब कम होने वाला नहीं है, प्रदर्शनकारी मानने वाले नहीं है, इसलिए उन्होंने इमोशनल कार्ड फेंका है। लेकिन प्रदर्शनकारी खामनेई की विदाई चाहते हैं। ईरान में आग लगी हुई है, पूरा ईरान जल रहा है। विद्रोही छात्र सुप्रीम लीडर खामनेई से मुक्ति चाहते हैं। उधर खामनेई जेनजी विद्रोह को रोकने के लिए गाजा और लेबनान प्लान लेकर आए हैं। वो ईरान को युद्ध की आग में झोंकना चाहते हैं ताकि प्रदर्शनकारियों में राष्ट्रीयता का भावना जागे और प्रोटेस्ट को खत्म किया जा सके। अमेरिका ने अपने सहयोगियों के साथ भी विश्वासघात किया है। वो फिलिस्तीन में अपराधी जायोनी शासन का समर्थन करता है। वह तेल और संसाधन के लिए दुनिया भर में युद्ध भड़काता है और अब लैटिन अमेरिका में अपना प्रभाव फैला रहा है। खामनेई भले ही गाजा और लेबनान के बहाने जेनजी के प्रदर्शन को डिरेल करने की बात कर रहे हैं, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने साफ साफ कह दिया है, न गाजा न लेबनान, उनके लिए सिर्फ ईरान जरूरी है। ईरान के लोग खामनेई की तानाशाही से नाराज हैं, नाकामियों से नाराज हैं और इसलिए रेजा शाह पहलवी की वापसी की मांग कर रहे हैं। दरअसल रेजा पहलवी ईरान के अंतिम शासक के वारिस और अभी अमेरिका में निर्वासन काट रहे हैं। वो ईरान में बदलाव के लिए जनता से अपील कर रहे हैं, जिसका असर अब दिखने लगा। ईरान के झंडे को गिराया जा रहा है, उसकी जगह ईरान के शेर के चिन्ह वाले झंडे को घुमाया जा रहा है और ये बताने की कोशिश की जा रही है कि ईरान को खामनेई की तानाशाही से मुक्ति मिलने वाली है।
ईरान खामेनेई के नाम पर जल रहा है, सड़कों पर गदर मचा हुआ है, तो वहीं बांग्लादेश में हिंदू टारगेट पर हैं। हिंदुओं को चुन चुन कर मारा जा रहा है। हर रोज बांग्लादेश में किसी ना किसी कोने से हिंदुओं पर हमले की खबर आ जाती है। अब शरीयतपुर में जिहादियों ने हिंदू दुकानदार को जिंदा जलाने की कोशिश की। खोकन दास अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। इस बीच जमातियों ने ISI ने मिलकर एक साजिश की और इस साजिश का खुलासा हो गया है। आखिर बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले कब थमेंगे? कट्टरपंथियों का कैसे होगा इलाज? समझिए इस रिपोर्ट से। बांग्लादेश में नहीं थम रहे हिंदुओं पर हमले। कट्टरपंथियों का आतंक, खतरे में सनातनी। हिंदुओं पर टारगेट अटैक, कब एक्शन लेगी यूनुस सरकार? बांग्लादेश में कब तक मरते और जलते रहेंगे हिंदू? पिछले 15 दिन से बांग्लादेश में 4 हिंदुओं की हत्या हुई है। शहर गांव कोई भी हो, हिंदुओं को खोज खोज कर टारगेट करके मौत की नींद सुलाया जा रहा है। कट्टरपंथियों की फौज हिंदुओं को ढूंढकर उन्हें मारने, पीटने, जलाने और मर्डर करने के मिशन में लगी है। मंच से बांग्लादेश को मुस्लिम राष्ट्र बनाने के लिए हिंदुओं को कन्वर्ट करने के नारे लग रहे हैं और इन सब के बीच मोहम्मद यूनुस की सरकार सो रही है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। एक हिंदू मरता नहीं कि दूसरे के बर्बर कत्ल की खबर आ जाती है। नए साल पर भी एक और हिंदू को बांग्लादेश में कट्टरपंथियों ने निशाना बनाया है। मामला शरीयतपुर के तिलोई का है, जहां कट्टरपंथियों की भीड़ ने एक दुकानदार खोकन दास पर धारदार हथियार से पहले तो हमला किया, उसके बाद पेट्रोल डालकर आग लगा दी। खोकन दास ने किसी तरह कट्टरपंथियों से खुद को छुड़ाकर तालाब में कूदकर अपनी जान बचाई। खोकन दास को गंभीर हालत में शरीयतपुर सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अस्पताल के डॉक्टरों का कहना है कि खोकन दास की हालत नाजुक है। पीड़ित की पहचान 50 साल के कारोबारी खोकन चंद्र दास के रूप में हुई है। वो शरीयतपुर जिले के दामोगा इलाके में केऊर भांगा बाजार के पास अपनी दुकान चलाते हैं। मेरा बेटा घर लौटते समय हमले का शिकार हो गया। अपनी दुकान बंद करते समय उसे चाकू मारा गया, फिर उसे पेट्रोल डालकर आग लगा दी गई। उसने तालाब के पानी में कूदकर अपनी जान बचाई। बांग्लादेश में हिंदुओं की टारगेट किलिंग का 15 दिन में यह चौथा मामला है जब कट्टरपंथियों ने हिंदुओं को निशाना बनाया। 18 दिसंबर को कट्टरपंथियों ने दीपू चंद्र की पहले पीट कर हत्या की, उसके बाद उसके शव को पेड़ से लटकाकर आग लगा दी। वहीं 24 दिसंबर को कट्टरपंथियों ने राजबाड़ी जिले के हुसैन डांगा गांव में एक हिंदू युवक अमृत मंडल की पीट कर हत्या कर दी। वहीं 29 दिसंबर को मेमन सिंह जिले में कपड़ा फैक्ट्री के अंदर हिंदू कर्मचारी विजेंद्र विश्वास की गोली मारकर हत्या कर दी गई। कट्टरपंथी नेता उस्मान हादी की मौत के बाद बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा के मामले बढ़ते जा रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक जमाते इस्लामी और ISI हिंदुओं को टारगेट किलिंग कर रहे हैं। हत्याओं को अंजाम देने के लिए धर्म का इस्तेमाल किया जा रहा है। पुलिस हिंदुओं की हत्याओं की घटनाओं को छुपाने के काम में लगी है। हिंदुओं पर होने वाले जुल्म को हादसा और निजी झगड़ा बताकर टाला जा रहा है। हिंदुओं को बांग्लादेश में जिस तरह चुन चुन कर मारा जा रहा है, अब उसे लेकर भारत में आवाज बुलंद होती जा रही है। बांग्लादेश में जिस तरीके से निर्मम हत्याएं हिंदुओं की हो रही हैं, उनके घर जलाए जा रहे हैं, उनकी बहन बेटियों के साथ दुष्कर्म हो रहा है, 6-7 वर्ष की बच्ची को जिंदा जलाया जा रहा है, और उतने निर्मम हत्याओं को देखने के बाद भी
सिर्फ वो चंद्रदास ही नहीं जलाए गए, उसके बाद तमाम लोग मारे जा रहे हैं, किसी को गोली मार रहे हैं, किसी को मार मार के मार रहे हैं, किसी को घर से खींच के ले जा रहे हैं। ये सब हो रहा है बांग्लादेश में और हिंदू मर रहा है बांग्लादेश में, और हम मौन पे मौन नहीं, हाथ पे हाथ नहीं रख सकते, हम मौन नहीं रह सकते। बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार ने हिंदू अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा के मामलों में अचानक तेजी आई। जुलाई 2024 के बाद हिंदुओं को टारगेट करके मारा जा रहा, हिंदुओं को बांग्लादेश छोड़ने पर मजबूर किया जा रहा। बांग्लादेश में 2024 में अंतरिम सरकार के आने के बाद से अल्पसंख्यकों के खिलाफ 2900 से अधिक हिंसक घटनाएं हुई हैं। साल 2025 में अब तक बांग्लादेश में हुई हिंसा में 184 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। जून से दिसंबर 2025 के बीच हिंदुओं के खिलाफ 71 इस निंदा के जुड़े मामले दर्ज किए गए। मेमनसिंह जिले में जहां कभी हिंदुओं की आबादी 78% थी, अब घटकर मात्र 9% रह गई है। अकेली यूनिट सरकार में 300 से अधिक हत्याओं की घटनाएं घटी हैं हिंदुओं पर, और जो अल्पसंख्यकों पर अत्याचार की घटनाएं हुई हैं, जिसमें से 107 घटनाएं सिर्फ 2005 के अंदर हुई हैं, 197 घटनाएं 2025 के अंदर हुई है। तो जिस प्रकार से वहां की स्थानीय पुलिस और शासन प्रशासन के लोग हिंदुओं को जो फंसाने का काम कर रहे हैं, एक तरह से कोई भी घटना घटी और उसके बाद हम तुरंत या तो उसको लिपापोती करके ये कह देते हैं आपसी रंजिश की घटना है, आपसी द्वेष की घटना है, आपसी लड़ाई झगड़े की घटना है, या फिर उसको जो है ना दूसरी तरह से उसको पर्दा डालने की कोशिश की जाती है, या उसको ऐसे फंसा दिया जाता है उस हिंदू को कि ये तो हिंदू है, अपने भारत का साथ देने वाला है, या इसने ईश निंदा की है। इस तरह के झूठे आरोपों में फंसा करके मनगढ़ंत कहानियां गढ़ करके अनेक हिंदुओं की हत्याएं वहां पर हुई हैं। साल 2024 में बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार को छात्र आंदोलन के जरिए सत्ता से बेदखल कर दिया गया था। उसके बाद से बांग्लादेश में अंतरिम सरकार में अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा, अराजकता का माहौल है। बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा की घटनाएं बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। बांग्लादेश के भारत के साथ संबंध अच्छे रहे, लेकिन अंतरिम सरकार में दोनों देशों में संबंधों में भारी गिरावट आई है। बीते दिनों बांग्लादेश के छात्र नेता उस्मान हादी की हत्या कर दी तो वहां हिंसा भड़की, जिसमें भारत विरोधी प्रदर्शन हुए। लेकिन भारत को चुनाव के बाद हालात सुधरने की उम्मीद है। India's growth is today a lifting tide. That if India grows, all our neighbors will grow with us. They will have many more opportunities. I think that, in a sense, is the message which I also took to Bangladesh. And yes, I mean, they are right now heading for their elections. We wish them well in that election. We hope that once things settle down, as I said, the sense of neighborliness in this region will grow. जमात का एजेंडा दुनिया के सामने है। बांग्लादेश में रहने वाले हिंदुओं का जान खतरे में है। जिहादी टोली शहर शहर, गली गली हिंदुओं को खोज रही है। समय रहते कट्टरपंथियों पर सख्त एक्शन की जरूरत है, नहीं तो बांग्लादेश बिल्कुल भी अल्पसंख्यकों के रहने लायक देश नहीं बचेगा। रूस और यूक्रेन के बीच भीषण जंग जारी है, लेकिन अब यह युद्ध बेहद खतरनाक मोड़ पर आ गया है। करीब 4 साल के इस महायुद्ध में पहली बार ऐसा हुआ है जब सिविलियन को भी निशाना बनाया गया है। रूस के कब्जे वाले खेरसों में एक होटल और कैफे पर हमला हुआ। नए साल की छुट्टी मनाने के लिए लोग होटल में रुके हुए थे, लेकिन जब ड्रोन के जरिए बम ब्लास्ट किए गए तो कई लोग जिंदा जल गए। इस हमले के बाद अब रूसी सेना ने भी हमले तेज कर दिए हैं। रूसी ड्रोन और मिसाइल हमले से यूक्रेन में कैसे कोहराम मचा, इस रिपोर्ट से समझिए। यूक्रेन के खिलाफ रूस का बड़ा एक्शन, सैकड़ों यूक्रेनी ड्रोन्स मार गिराए। रूस के खिलाफ यूक्रेन का बड़ा हमला, रूसी कब्जे वाला खेरसान धैला।
नए साल में भी भारी बारूदी बवंडर, क्या जेलेंस्की करेंगे सरेंडर? रूस यूक्रेन के बीच करीब 4 साल से विनाशकारी जंग जारी है, लेकिन शांति वार्ता के बीच ये युद्ध अब और भी घातक हो गया है। युद्ध में अब तक मिलिट्री ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा था, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को ध्वस्त किया जा रहा था, लेकिन अब रिहायशी इलाकों को भी टारगेट किया जा रहा है। सिविलियंस पर भी हमले किए जा रहे हैं। यूक्रेन ने रूसी कब्जे वाले खैरसोन पर ड्रोन अटैक किया है। यह हमला एक होटल और कैफे को निशाना बनाकर किया गया। यह हमला उस वक्त किया गया जब लोग नए साल की छुट्टी मनाने के लिए यहां रुके हुए थे। हमला इतना भीषण था कि होटल और कैफे में भारी तबाही हुई। विध्वंसक हमले में कई लोग जिंदा जल गए। यूक्रेन ने यह हमला खैरसोन के रिजॉर्ट शहर खोरली में किया। यह शहर ब्लैक सी तट पर है। यूक्रेनी सेना ने 3 ड्रोनों से एक कैफे और एक होटल को निशाना बनाया। इस घातक हमले में 2 बच्चों समेत 27 लोगों की मौत हो गई, जबकि 50 से ज्यादा लोग घायल हुए। हमें बेहद खेद है कि पीड़ितों में बच्चे भी शामिल हैं। एक बच्चे की पहचान फिलहाल मुश्किल है, क्योंकि उसके लंबाई का सिर्फ अनुमान ही लगाया जा सकता है। फुटेज बेहद भयावह है। जले हुए शव साफ साफ दिख रहे हैं और यह स्पष्ट है कि यह सिर्फ आग का नतीजा नहीं है, बल्कि उन विस्फोटकों का भी परिणाम है जो शुरुआती छर्रों के बाद वहां मौजूद लोगों पर गिरे। यहाँ एक साधारण कैफे है जो होटल के पास एक छोटे से गांव में स्थित है। आधी रात से कुछ ही समय पहले राष्ट्रपति के भाषण के दौरान इस तरह की आतंकवादी घटना को अंजाम दिया गया। इससे पहले एक टोही ड्रोन पास में मंडरा रहा था और दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इसके बाद और भी हमले हुए। खैरसान का यह हिस्सा उन 4 क्षेत्रों में शामिल है जिन पर रूस ने 2022 में युद्ध के दौरान कब्जा कर लिया था और उसके बाद उन्हें रूसी संघ में विलय करने की घोषणा की थी। यूक्रेन के इस हमले के बाद अब रूसी सेना ने हमले तेज कर दिए हैं। यूक्रेन के खिलाफ ताबड़तोड़ अटैक करके तबाही मचा रहे हैं। तबाही का यह मंजर पूर्वी यूक्रेन के डोनबास क्षेत्र का है, जहां रूसी हमले से पूरा इलाका दहल उठा है। रूस ने यूक्रेन के खिलाफ 200 से ज्यादा हमलावर ड्रोन दागे, जिससे यहां भारी तबाही मची है। रूसी सेना ने यूक्रेन के 7 क्षेत्रों पर जबरदस्त हमले किए, यहां के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया। रूसी सेना ने यूक्रेन के वोलिन, रिनवे, जापोरोजे पर ताबड़तोड़ हमले किए। इसके साथ ही ओडेसा, सूमी, खार्किव और चैनिकोव क्षेत्र को निशाना बनाया। ड्रोन अटैक के साथ ही रूसी सेना जमीन से भी दनादन हमले कर रही है। रूसी सेना यूक्रेनी सैन्य ठिकानों को निशाना बना रही है। यूक्रेनी मिलिट्री के ठिकानों को ध्वस्त किया जा रहा है। इसके साथ ही यूक्रेन के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को भी तबाह किया जा रहा है। जब से यूक्रेन ने राष्ट्रपति पुतिन के सरकारी आवास को निशाना बनाने की हिमाकत की है, रूसी सेना यूक्रेन के लिए काल बन गई है। ये यूक्रेनी सेना का सिग्नल रिले एंटीना है। ड्रोन अटैक के लिए
ये बेहद अहम होता है। रूसी सेना ने गाइडेड ड्रोन्स के जरिए यह हमला किया। देखते ही देखते इस इक्विपमेंट के परखच्चे उड़ गए। इसके साथ ही रूस ने दुश्मन के हमलावर ड्रोन दस्ते को भी ध्वस्त कर दिया। यह है रूस का Mi-28NM हेलीकॉप्टर। दुश्मन को मात देने के लिए रूसी सेना का यह जंगी हेलीकॉप्टर आसमान में मंडरा रहा है। रूस के इस नाइट हंटर से यूक्रेन के पंख चकनाचूर किए जा रहे हैं। यूक्रेन के ड्रोन कंट्रोल सेंटर को निशाना बनाया जा रहा है। दुश्मन के ड्रोनों को लॉन्च होने से पहले ही ध्वस्त किया जा रहा है। यूक्रेनी ड्रोन कंट्रोल सेंटर पर मिसाइलें दागी जा रही हैं। यूक्रेन के बढ़ते FPV ड्रोन हमलों को देखते हुए रूसी सेना ने इस नाइट हंटर को उतारा है। Mi-28NM रूस का एक मॉडर्न अटैक हेलीकॉप्टर है। ये अंधेरे और खराब मौसम में भी दुश्मन को तबाह करने में सक्षम है। रूस में इसे सुपर हंटर रूप में भी जाना जाता है। इसमें N025M रोटर माउंटेड रडार है जो इसे 360 डिग्री कवरेज प्रदान करता है। एक साथ ये कई लक्ष्यों को ट्रैक करने में सक्षम है। ये एंटी टैंक मिसाइल के साथ लंबी दूरी की मिसाइलों को ले जा सकता है जिनकी मारक क्षमता 14.5 किलोमीटर से ज्यादा है। महाविनाश की ये तस्वीरें पूर्वी यूक्रेन के कोलोदेज़नुए की हैं। रूसी पायलट जहां ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक कर रहे हैं। FAB 500 ग्लाइड बमों से यूक्रेनी सेना के ठिकानों को तबाह किया जा रहा है। यूक्रेनी एयर डिफेंस सिस्टम समेत गोला बारूद के डिपो को ध्वस्त किया जा रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध में अब पूरा खेल ड्रोन से किया जा रहा है। ऐसे में दोनों ही देश अब एक दूसरे के ड्रोन सेंटर को निशाना बना रहे हैं। ये तस्वीरें पूर्वी यूक्रेन की हैं, जहां रूसी ड्रोन यूनिट्स यूक्रेन के खिलाफ सटीक हमला कर रही हैं। दुश्मन के इलेक्ट्रॉनिक युद्ध स्टेशनों को अचूक निशाना बनाया जा रहा है। बख्तरबंद गाड़ियों और तोपखानों को तबाह किया जा रहा है। जंग में यह महाविनाश उस वक्त हो रहा है जब रूस यूक्रेन के बीच शांति समझौते को लेकर पहल की जा रही है। इसी बीच यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने दावा किया है कि रूस यूक्रेन शांति वार्ता का 90% मसौदा कंप्लीट हो गया है। अब सिर्फ 10% ही बाकी रह गया है, जिसे जनवरी तक कंप्लीट कर लिया जाएगा। इसे लेकर शनिवार को यूक्रेन में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बड़ी बैठक होने जा रही है, जबकि रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने दावा किया है कि उनकी सेना जंग जीतने की ओर आगे बढ़ रही है। Ростем кожного дня на зв'язку з американською командою та нашими партнерами в Європі. Вчора, сьогодні ми готуємо формат. Ми готуємо важливі зустрічі. 3 січня – зустріч радників з питань національної безпеки в Україні. Це перша така зустріч в Україні щодо миру. Європейські представники, плюс ми очікуємо американську команду онлайн. І 15 країн підтвердили, плюс अब देखिए, रूस और यूक्रेन जंग का शायद इस साल कोई समाधान निकल आए, ऐसे उम्मीद हम कर सकते हैं। लेकिन साल 2026 में नया वॉर फ्रंट खुलता हुआ जरूर दिखाई दे रहा है। चीन ताइवान को अपने देश में मिलाने के लिए उतावला दिखाई दे रहा है। ताइवान कड़े तेवर दिखा रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चीन को सावधान कर रहे हैं। आखिर चीन की मंशा क्या है और ताइवान के साथ जंग का यह खतरा कितना बड़ा है, समझिए इस रिपोर्ट से। ताइवान की आतिशबाजी थम चुकी है। ताइवान की राजधानी ताइपे में नए साल का जश्न थम चुका है।
लेकिन ताइवान पर नए साल की जंगी आतिशबाजी का खतरा मंडरा रहा है। 2026 में ताइवान पर सबसे बड़ा खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि चीन ने ताइवान को दे दी है बड़ी धमकी। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा है कि ताइवान का चीन में विलय होकर रहेगा, इसे रोका नहीं जा सकता, क्योंकि ताइवान जलद मरुमध्य के दोनों तरफ के लोगों के बीच खून का रिश्ता है। क्या दुनिया के नक्शे से ताइवान गायब हो जाएगा? क्या चीन ताइवान पर कब्जा करेगा? क्या दोनों देशों को लेकर दक्षिण चीन सागर में भीषण जंग छिड़ने वाली है? आखिर जंग का नया फ्रंट खुलने का खतरा क्यों मंडरा रहा? इसकी वजह समझिए। दरअसल चीन ने हाल में ताइवान के पास बहुत बड़ा सैन्य अभ्यास किया है। चीन ने जबरदस्त सैन्य अभ्यास करते हुए ताइवान को 5 तरफ से घेर लिया। इस दौरान चीन के लेटेस्ट लड़ाकू विमानों ने बम गिराए। चीन के बैटलशिप ने लाइव फायर किया। चीन के युद्धवाहक पोतों ने समंदर में अपनी ताकत दिखाई। चीन ने लाइव ड्रिल के दौरान मिसाइलों की बरसात की। चीन ने दक्षिण ताइवान के समंदर में बम बरसाए। अपने टैंक से दुश्मन के ठिकानों पर गोले बारूद बरसाए। चीन ने इस अभ्यास का नाम दिया जस्टिस मिशन 2025। दक्षिण ताइवान में हुए युद्ध अभ्यास में चीन की तीनों सेनाएं शामिल हुई। यह चीन का अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास था, जिसमें 89 चीनी सैन्य विमान और 28 युद्धपोत शामिल हुए। 2022 के बाद ताइवान के नजदीक चीन ने यह छठा सैन्य अभ्यास किया है। चीन ने इसे सैन्य अभ्यास बताया तो ताइवान ने उकसावे की कार्रवाई करार दिया। ताइवान के राष्ट्रपति ने कहा कि उनका चीन से अपनी रक्षा के लिए अधिकार है। 演习的科目里面有特别针对台湾新增的战力作为假想敌来演练，就可以看得出来，我们这一次军演军购的项目对台湾的国防安全是必要的。那这一笔国防预算对台湾向国际社会展现守护国家决心、维护区域和平发展也是必要的。所以，如果这个预算持续被耽搁，我的确如你所言，担心国际社会会误解。 आखिर अभी चीन ताइवान को हड़पने की धमकी क्यों दे रहा है? चीन अपने युद्धाभ्यास से क्या संदेश देना चाहता है? चीन की नाराजगी की वजह है ताइवान और अमेरिका के बीच हुई बड़ी रक्षा डील। अमेरिका ने ताइवान के साथ 11 अरब डॉलर के सबसे बड़े रक्षा सौदे का ऐलान किया है। इस डील के तहत अमेरिका ताइवान को हिमार्स रॉकेट सिस्टम, तोप, ज़ेवलिन एंटी टैंक मिसाइल और आत्मघाती ड्रोन देगा। चीन इसी से खफा है, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति चीन को किसी उकसावे की कार्रवाई को लेकर चेतावनी दे रहे हैं। I have a great relationship with President Xi, and he hasn't told me anything about it. I certainly have seen it, but he hasn't told me anything about it, and I don't believe he's going to be doing it. Does it worry you? No, nothing worries me. But nothing. you said where there's smoke, there's fire, right? So Yeah. if you're in circle, if you're doing naval exercises and air exercises. Well, I've been doing naval exercises for 20 years in that area. आखिर चीन ताइवान पर अपना दावा क्यों करता है? दोनों देशों के बीच इतना टकराव क्यों रहता है? इसकी वजह जाननी भी जरूरी है। चीन हमेशा से ताइवान को अपना ही हिस्सा मानता आया है, लेकिन ताइवान का कहना है कि वो एक आजाद मुल्क है जहां 1950 से अपनी सरकार है। दरअसल चीन के साथ पहला युद्ध जीतने के बाद जापान ने ताइवान पर कब्जा कर लिया था। फिर दूसरे विश्व युद्ध में जापान हार गया। ऐसे में ताइवान पर वापस चीन ने कब्जा कर लिया। उस वक्त चीन को रिपब्लिक ऑफ चाइना कहा जाता था, लेकिन कुछ ही साल बाद रिपब्लिक ऑफ चाइना में सिविल वॉर शुरू हो गया। इसमें चियांग काई शेक हार गए और माओ त्से तुंग की जीत हुई। फिर 1949 में पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना बनाया गया। इसके बाद चियांग समेत 15 लाख लोग भागकर ताइवान चले गए। यहां आने के बाद चियांग काई शेक ने साल 1980 तक ताइवान पर राज किया, लेकिन चीन ने ताइवान को कभी मान्यता नहीं दी। अब चीन को लगता है कि चारों तरफ जंग का माहौल है, सभी देश अपनी परेशानियों में उलझे हैं, इसलिए ताइवान पर कब्जा करने का यही सही समय है।